नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है रासना। एक ऐसा प्लांट है जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा जहाँ पे दर्द वाली बीमारियाँ होती है, दैट मीन्स जो वात के कारण या कफ के कारण जो बीमारियाँ होती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रासना एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म नेचर का होता है और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अलग अलग डिजीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि अगर कहीं सूजन है, कहीं पेन हो रहा हो, तो अगर बोला जाए कि आयुर्वेदिक पेन किलर के रूप में अगर हमारे पास कुछ हो तो रासना इसमें सबसे पहले आता है। किसी भी तरीके का बॉडी में जो पेन होता है उसका मेन कॉज़ वात पाया जाता है। वात के कारण ही बॉडी में पेन होता है और वात को ख़त्म करने का, वात को बैलेंस करने का जो सबसे बेस्ट मेडिसिन माना जाता है उसमें रासना एक सबसे ऊपर नंबर पे आता है। यानी रासना वो मेडिसिन है जो वात को कम करता है और जिसके कारण से पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। चाहे वो जॉइंट्स पेन हो, चाहे किसी और जगह का पेन हो, किसी भी तरीके का दर्द हो रहा हो, दर्द की निवारक है ये। यानी कि पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को किसी भी तरीके का पेन है तो उसमें हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रासना के बारे में हम पूरी डिटेल में समझते हैं कि रासना क्या है और उसका किन किन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, रासना का जो नाम है हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो रासना ही बोलते हैं और अंग्रेज़ी में देखा जाए तो प्लूचिया लैंसियोलेटा के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसको प्लूचिया लैंसियोलेटा बोलते हैं। आप इसे गूगल करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता है। सुरभि और सुगंधा भी बोला जाता है। सुरभि मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे से गंध आती है या सुगंध अच्छी आती है, इसलिए इसको सुरभि बोला जाता है। ये इलायची के जो पत्ते होते हैं उसके जैसा ये दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि इलायची ही है। ठीक है, इसके यूज़ से पहले हम जान जाए कि ये किस बिहाफ पे काम करता है, इसका बेस क्या है, उस पे इसके गुण कर्म क्या है देखते हैं। तो इसका जो गुण होता है ये गुरु होता है, यानी काफ़ी हेवी होता है। रस की बात करें तो ये तिक्त होता है, यानी कड़वा होता है। और वीर्य की बात करें ठंडा गर्म में तो ये गर्म नेचर का होता है। विपाक यानी पेट में पचने के बाद किस नेचर का शो करेगा तो ये कटु प्रभाव का होता है, यानी कि थोड़ा सा तीखा होता है जैसे मिर्ची के स्वभाव का। और प्रभाव तो ये विषग्न होता है, यानी कि विष को हरने वाला होता है। जो भी पॉइजनस चीज़ें हो जाती है यानी पॉइजन को नष्ट करता है ये। ठीक है, अब हम इसके प्रयोग को देखते हैं। देखिए, जितने भी कफ तथा वात से होने वाली बीमारी, कफज और वातज विकारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कफ के कारण या वात के कारण जो भी डिजीज़ होती है उसमें इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से होता है। शोथ या शीत, शोथ का मतलब होता है सूजन और शीत का मतलब होता है ठंडा लगना, कोल्डनेस। अगर आपको ठंडक में या कुछ लोगों को जो वातिक नेचर के होते हैं या कफज नेचर के होते हैं उन्हें ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। अगर किसी को ठंड से ज़्यादा परेशानी होती है, ठंडा ज़्यादा लगता है तो वो रासना का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं सूजन आ गया, उसमें दर्द हो, उसमें भी आप इस रासना का इस्तेमाल करेंगे तो सूजन को तो ख़त्म करेगा ही। सबसे ज़्यादा तो अच्छा व्यवहार वहाँ पे इसका रहेगा कि ये सबसे पहले दर्द को ख़त्म करेगा। किसी भी तरीके की सूजन है उसके दर्द को ख़त्म करके उसको सूजन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि गर्म नेचर का होता है। सूजन में या ठंडा में या तो इसका तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेप लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गई और यहाँ पे सूजन हो गया तो यहाँ पे आप इसका तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका लेप लगा सकते हैं। इसके पत्ते की पेस्ट बना ले पीस के और उसका लेप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सूजन प्लस दर्द दोनों दूर कर देता है ये। वेदना युक्त वातिक विकारों में रासना का क्वाथ लेते हैं। मैंने बताया जैसे कि इसमें सूजन, वही कहीं पर भी दर्द है, ये वेदना वाला ही मेडिसिन है। यानी जितनी भी दर्द निवारक मेडिसिन है, समझिए कि हम पेन किलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी आने वाले जितने भी प्लांट होंगे लगभग वो सारे प्लांट, कुछ प्लांट 5-6 प्लांट जिसमें मैं अभी बताऊंगा, और इसके अलावा जो दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें ये है पहले नंबर पे। तो ये दर्द को दूर करने वाले प्लांट में से सबसे पहले नंबर पे है। दूसरा है ये आमदोष। आमदोष होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। आमदोष कहने का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं
वो खाना प्रॉपर रूप से अगर हमारे एब्डोमेन के अंदर से या पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो एंजाइम का सेक्रेशन है उसका सेक्रेशन अच्छे से नहीं हुआ हो, या फिर अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुआ हो, तो उससे होता क्या है, हमारे जो खाने का कुछ पार्ट अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। यानी उसका मेटाबॉलिज्म, उसका टूटना और हमारे बॉडी में लगना अच्छे से नहीं होता। इससे क्या होता है, जो पार्ट अच्छे से लग जाता है, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, वो खून में जाके बॉडी के जितने भी सेल होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती है, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो जाता, अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, और वो किसी भी कारण से अगर ब्लड में जाके वो मिल जाता है, तो ब्लड के साथ मिल के वो अनडाइजेस्टेड पार्ट वो सेल के किसी काम का नहीं होता। तो सेल के आसपास के एरिया में मान लीजिए कि सेल है, और ये आज सेल की ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जा रही है, तो जो भी डाइजेस्टेड पार्ट, जो मिला हुआ पार्ट अच्छे से जो टूटा, वो तो इसको जाके खाना पीना दे के, उसको न्यूट्रिशन दे के इस सेल को ज़िंदा रखता है। लेकिन अगर जो सही से नहीं डाइजेस्ट हुआ है और वो ऑब्जर्व होके ब्लड में आके मिल गया है, तो ब्लड के थ्रू मिल के जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे इकट्ठा करके इनके बीच की सारी चीज़ों को सुखाने लग जाता है और जमावड़ा कर देता है। और इसी चीज़ को मेडिकल टर्म में बोला जाता है अमाइलोइडोसिस। अमाइलोडोसिस अमाइलोडोसिस यहाँ पे फाइब्रोसिस कर देता है, फाइनली सुखाने लग जाता है, और इस तरह के जितने सेल होते हैं उसको नेक्रोसिस में लेके चला जाता है। और इसी चीज़ को आयुर्वेद में हम बोलते हैं आम दोष का इकट्ठा हो जाना। आम का मतलब है जो खाना सही से पचा हुआ ना हो और सेल के किसी लेवल पे जाके इकट्ठा हो जाए। जब ऐसी कंडीशन आ जाती तो वहाँ के सेल टाइट होने लग जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कमज़ोर होने लग जाती है, वो प्लास्टिक नेचर के होने लग जाते हैं, फाइब्रोसिस होने लग जाता है, और फाइनली वो सेल नेक्रोस होकर मरने लग जाता है। तो इसमें इलास्टिसिटी कमज़ोर होने के कारण वहाँ का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेनली ये उस रीजन पे ये चीज़ देखने को मिलता है जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारे घुटने के जॉइंट्स, केहूनी के जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है उसमें जाके सबसे पहले इकट्ठा होता है, और इसी चीज़ को गठिया के नाम से बोला जाता है, अर्थराइटिस के नाम से बोला जाता है। लोग अलग अलग तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, और यही मेन कॉज होता है उसके दर्द का। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले यही कर सकते हैं, और सब कुछ कहाँ से हो रहा है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हो रहा है। वो उसके एंजाइम का अच्छे से सेक्रेशन ना होने के कारण, या फिर ऑब्जॉर्प्शन हो जाने के कारण, या नहीं होने के कारण। तो ये जो मेडिसिन है, रासना है, ये करता क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको डाइजेस्ट करा देता है, ताकि वहाँ से वो आम बने ही नहीं, यानी अनडाइजेस्टेड फूड बने ही नहीं। तो ब्लड में आएगा कैसे? ब्लड में तो डाइजेस्टेड आएगा, और इन केस ब्लड में आ जाए, ब्लड में घूम रहा है, तो ब्लड में वो रासना जाके उसको डाइजेस्ट कर देगा, जहाँ पर भी रहेगा उसको नष्ट कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा एंजाइम से, और इस कारण से यहाँ पे डिपॉजिट होने से रोक देता है, और वो दर्द ठीक हो जाता है। जब डिपॉजिट ही नहीं होगा, कुछ इकट्ठा ही नहीं होगा, तो किस बात की दर्द, किस बात की परेशानी, तो दूर हो जाता है। इसीलिए जो भी आम दोष होता है, आम दोष में ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और आम दोष से एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं आमवात, और वही आमवात का मतलब है गठिया, जो जोड़ों का दर्द होता है, तो इसको ये दूर करता है ये, ठीक है। तो आम दोष हो, गुल्म यानी पेट में गैस के गोले अलग अलग जगह पे बनते हो, उदरशूल पेट में दर्द रहता हो, या विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसका काढ़ा पिलाया जाता है। वात रक्त में, वात रक्त कहने का मतलब है कि आपके ब्लड में अगर वात बढ़ जाए, वात कहने का मतलब है वायु, एयर, अगर एयर बबल्स उसके अंदर एंटर कर जाए, या इसका मतलब है कि आपके जो जितने भी ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने वाले इस ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने वाले इसके जो मस्कुलेचर है, इसके अंदर पतली 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 नर्व सेल पाए जाते हैं। इसके ब्लड वेसल्स मांस से मिलकर बना है ना,
पतली मांसों से मिलकर बना है, स्मूथ लेयर से मिलकर बना है। तो इस स्मूथ पतली पतली लेयर के अंदर नर्व सेल पाए जाते हैं। ये नर्व सेल अगर हाइपर एक्टिव होते हैं या हाइपो एक्टिव हो जाते हैं तो इसी ब्लड वेसल्स में ये चीज़ें देखने की मिलता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर डायलेट हो जाते हैं। तो जो भी वात रक्त होता है, यानी अगर ब्लड के अंदर अगर वात में बढ़ जाए, ब्लड के अंदर ब्लड का टोन बढ़ जाए, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ जाए, उसके टोन में किसी तरह के चेंजेज आ जाए, या उसके अंदर जो एयर बबल्स आ जाए, तो उस तरह के डिजीज़ को हम वात रक्त बोलते हैं। जो बिल्कुल आम वात के जैसा हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहीं पर अगर आपके जॉइंट्स वाले रीजन में पैरों के नीचे वाले रीजन में सूजन आ रही हो, दर्द होता हो, एंकल जॉइंट्स में पेन हो, नी जॉइंट्स में पेन हो, तो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन सभी केसेस में इसका तेल या क्वाथ का इस्तेमाल करती है, इसका घी का लेप करते हैं, अधिकतर तेल का इस्तेमाल करते हैं। कास यानी खांसी हो, श्वास हो या राजक्षमा हो, ये सारी बीमारियां आमतौर पे कफ के कारण या वात के कारण होती है, इसीलिए इसको रासना ही ठीक कर देता है। आम वात जैसे मैंने बताया, वात रक्त और आम वात एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है और अधिकतर ओल्ड एज के पेशेंट को होते हैं। ओल्ड एज में जो लोग चले जाते हैं उन लोगों को ये दोनों बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जैसे कि गठिया के नाम मैंने बताया, वही सब है। तो आम वात हो या वात रक्त हो, दोनों में ठीक करता है। यानी संधियों का, यानी जॉइंट्स में सूजन आ गया हो, उसमें दर्द रहता हो या बुखार आ जाता है उसके कारण से, इन सब चीज़ों को ठीक करता है। विषाक्तता को दूर करता है, यानी किसी भी तरीके का पॉइजनस चीज़ आपके बॉडी के अंदर अगर एंटर कर गई है तो उसको ये ख़त्म करता है। तो इस तरीके से इस मेडिसिन का अधिकतर जो यूज़ किया जाता है वात रक्त में, और दूसरा होता है आम वात में। यानी आम वात और वात रक्त ये दोनों दर्द वाली बीमारी है, जिससे मरीज को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। आपके नोन में अगर कोई ऐसा मरीज़ मिलता हो जो वात रक्त से या आम वात से, दैट मीन्स घुटने के दर्द या एंकल जॉइंट्स या नी जॉइंट्स, किसी भी तरह का जॉइंट्स पेन होता हो, आप उसको ये वाले मेडिसिन का जो तेल है आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए। रासना का तेल, वो आपको ज़रूर लाभ देगा उस मरीज़ को। अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके पत्ते का इस्तेमाल होता है, और मात्रा की बात करें तो 50 से लेके 100 ml एक बार में दी जा सकती है। ठीक है, और जिस पेशेंट को कितना उम्र है, पेशेंट की अभी प्रेजेंट कंडीशन कितनी है, बीमारी कितनी पुरानी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये घटाया बढ़ाया जा सकता है, और 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम तक किया जा सकता है। ठीक है, मार्केट में कौन कौन से इसके फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, तो इसके 3 रूप में फॉर्मुलेशंस आते हैं। एक काढ़ा के रूप में आता है जो सिरप के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, दूसरा तेल के रूप में आता है, और तीसरा इसका घी के रूप में आता है। काढ़ा के रूप में जो आता है वो रासना आदि क्वाथ के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा जो तेल के रूप में आता है, रासना आदि तेल के रूप में अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर घी के रूप में चाहिए तो रासना आदि घृत करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि इसका क्वाथ भी अवेलेबल है, तेल भी है और घी भी है। इन तीनों में से किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पे अधिकतर जो लोग यूज़ करते हैं वो तेल या क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। 3 इसके फॉर्मुलेशन है, मार्केट में अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लांट को लेके। तब तक के लिए शुक्रिया।